नायब सदर जमहूरिया मुल्क की जमहूरियत के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर आज हमारा संविधान हमारा सम्मान मुहिम का करेंगे इफ्तिताह। मुहिम का मकसद है हिंदुस्तान के आईन में दर्ज उसूलों के तय इज्तिमाई वाबस्तगी की तस्दीक। अब तक लाखों अकीदतमंदों ने किए अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन। जय श्री राम के नारों से गूंजते अवधपुरी में किए गए हैं सख्त हिफाजती इंतजाम। बिहार के साबिक वजीर आला अंजनी कर्पूरी ठाकुर का 100वां यौम पैदाइश आज। उन्हें बाद आज मर्ग नवाजा जाएगा भारत रत्न से। तमाम लीडरों ने फैसले का किया खैर मकदम। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के सदर डेनिस फ्रांसिस भारत के दौरे पर। डेनिस फ्रांसिस आज नई दिल्ली में सदर जमहूरिया और वजीर खारजा से करेंगे मुलाकात। शुमाली हिंदुस्तान में शदीद सर्दी और धुंध से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। महकमे मौसमियात ने कहा कि फिलहाल राहत मिलने का नहीं है कोई इम्कान। रेल और हवाई ट्रैफिक भी बुरी तरह मुतासिर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। नायब सदर जगदीप धनखड़ आज भारतीय जमहूरिया के 75वें साल की याद में हमारा आईन हमारा एहतराम मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। ये साल भर जारी रहने वाली मुहिम हर शहरी को मुख्तलिफ ज़राए से हिस्सा लेने का मौका फराहम करेगी और उन्हें बाइख्तियार बनाएगी कि वो मुल्क के जमहूरी सफ़र में बामानी हिस्सा डालें। प्रोग्राम के दौरान न्याय सेतु का आगाज किया जाएगा, जो एक अहम और तब्दीली लाने वाला इक़दाम है, जिसका मकसद आखिरी मील तक कानूनी खदमात की रसाई को बढ़ाना और फैलाना है। इस प्रोग्राम के दौरान इख्तराई हल के साथ साथ इंसाफ तक रसाई पर प्लानिंग अचीवमेंट बुक दिशा भी जारी की जाएगी। अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर के लोगों के लिए खोले जाने के बाद अब तक लाखों अकीदतमंद इसके दर्शन कर चुके हैं। अयोध्या में अकीदतमंदों की बड़ी भीड़ देखी जा रही है। अवधपुरी राममय बन गई है। भारत और बैरून मुल्क से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अकीदतमंद अपने रामलला की एक झलक देखने के लिए बेचैन है। जय श्री राम के नारों से गूंजने वाले अवधपुरी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कल वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर कॉम्प्लेक्स का फिजाई मुआयना भी किया और अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन के लिए अकीदतमंदों का तांता लगा हुआ है। अयोध्या रेंज के आईजी परवीन कुमार ने बुजुर्ग और माजूर लोगों से अपील की है कि वो कुछ दिनों के बाद ही अपने सफर का मंसूबा बनाएं। भीड़ लगातार है और उसकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। व्यवस्थित रूप से लोग कतारबद्ध होकर के आएंगे, दर्शन कराएंगे। आपके माध्यम से अपील है, जो वृद्ध है, अशक्त हैं या शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, वो अभी 2 हफ्ते बाद अपना पूरा कार्यक्रम को कर लें। तब तक ये जो हमारे युवा उत्साही लोग हैं, ये अपने दर्शन करते रहेंगे। भीषण सर्दी को देखते हुए भी हमारा सभी से ये अनुरोध। पूरा हिंदुस्तान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा से खुश है और हर कोई अपने अपने अंदाज में श्री राम के तई अपने जज्बात का इजहार कर रहा है। और ऐसे में एक 12 साला बेटी ने अपने हाथों से राम मंदिर की खूबसूरत नक्ल बनाकर अपने जज्बात का इजहार किया है। आइए देखते हैं। नेत्र सजल है, मन भाव विह्वल है, आत्मा तृप्त है। 22 जनवरी 2024 की ये तारीख भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों के रूप में दर्ज हुई है, क्योंकि आज भारत में राम राज्य की स्थापना हुई है। श्री अयोध्या जी में राम लला विराजमान हुए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है रामलला की मूर्ति की। ऐसे में हर सनातनी के मन में जो भाव है वो अद्भुत है। हमारे साथ मौजूद है एक 12 साल की लड़की, जिसने कड़ी मेहनत से राम मंदिर की प्रतिकृति तैयार की है। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रज्ञाश्री है। ये जो मंदिर आपने बनाया है, ये कितनी मेहनत से बनाया और ये किस चीज़ का बनाया है? ये हमने कार्डबोर्ड से बनाया है और इसको बनाने में हमें 8 से 9 घंटे लगे।
9 घंटों की मेहनत में मंदिर बना है। रामराज्य की स्थापना एक तरीके से हुई है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। कैसा महसूस कर रही हैं आप? आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज राम जी विराजमान हुए हैं, तो बस हमारा ये छोटा सा प्रयास है। ये मंदिर बनाने का जो आइडिया है ये कैसे आया आपको? बस मन किया कि राम जी के लिए छोटा सा तोहफा बनाएं। आज इतना खास दिन है, हम ये देख रहे हैं कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई भजन गा रहा है भगवान राम के लिए। आपने ये बहुत सुंदर मंदिर बनाया है, इसके लिए आपको बधाई। लेकिन फिर भी आज भगवान राम की इस इतने बड़े दिन की बधाई कैसे देना चाहेंगी आप? जय श्री राम और सबको बधाई। राम जी के उत्सव के लिए इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, राम जी विराजमान हो रहे हैं आज, तो सबको बधाई। तो देखिए 12 साल की बच्ची की जो इसका जो श्रम है ये भगवान श्री राम को समर्पित है और ये एक भाव है और ऐसे ना जाने असंख्य भाव करोड़ों सनातनियों के हैं आज के दिन को लेकर के। तो हम ये देख सकते हैं कि जो भारत है वो पूरा भारत राममय है। दिल्ली हौज-खास के श्री जगन्नाथ मंदिर से कैमरा पर्सन प्रमोद कमलेश के साथ पराक्रम सिंह शेखावत। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सदर जमहूरिया को ख़त लिखा और अयोध्या में मुनक़िद होने वाले प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम को नाक़ाबिले फ़रामोश लम्हा करार दिया। अपने ख़त में वज़ीर-ए-आज़म ने सदर की तरफ से पेश की गई नेक ख्वाहिशात पर इज़हार तशक्कुर किया। पीएम ने कहा कि इस मुक़द्दस सरज़मीन जहां अक़ीदे और तारीख़ का ऐसा संगम हुआ, वहां जाकर मेरा मन जज्बात से मक़लूब हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रामलला को ज़ाती तौर पर देखने, उनसे मिलने और 140 करोड़ हमवतनों के साथ उनका इस्तक़बाल करने का लम्हा बेमिसाल था। उन्होंने कहा कि ये भगवान श्री राम हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के हर बाब में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की तरग़ीब दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछली दहाई में मुल्क तकरीबन 25 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकालने में कामयाब हुआ है। भगवान श्री राम के लाजवाल ख्यालात भारत के शानदार मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। इन ख्यालात की ताकत हमारे तमाम हमवतनों के लिए साल 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत बनाने की राह हमवार करेगी। उन्होंने कहा कि श्री राम का अजीमुल शान मंदिर हमें कामयाबी और तरक्की के नए रिकॉर्ड बनाने की तरकीब देता रहेगा। आसाम पुलिस ने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्विस होने पर एफआईआर दर्ज की है। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये इत्तला दी। वज़ीर आला ने ट्विटर पर कहा कि राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और दीगर अफराद के खिलाफ तशद्दुद की बेकाबू कार्रवाइयों, उकसाने, अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और कांग्रेस अरकान की तरफ से पुलिस एहलकारों पर हमले के तनाजुर में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शरीक कांग्रेस लीडरों और हामियों को गुवाहाटी की अहम सड़कों पर दाखिल होने से रोकने के लिए हाईवे पर रुकावटें खड़ी कर दी गई थीं। कांग्रेस के हामियों ने एहतजाज शुरू कर दिया और रुकावटें तोड़ दी। इस दौरान उनकी पुलिस एहलकारों से झड़प भी हुई। बिहार के साबिक वज़ीर आला कर्पूरी ठाकुर को बाद अज़ मर्ग भारत रत्न से नवाजा जाएगा। राष्ट्रपति भवन ने एक रिलीज में ये जानकारी दी है। आज कर्पूरी ठाकुर का 100वां यौम पैदाइश है। कर्पूरी ठाकुर एक मारूफ सोशलिस्ट रहनुमा थे। कर्पूरी ठाकुर की मकबूलियत की वजह से उन्हें जन नायक कहा जाता है। समाजी इंसाफ, बराबरी और मसाफात के लिए उनकी खिदमात को याद किया जाता रहा है। कर्पूरी ठाकुर 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक और 22 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक 2 बार बिहार के वज़ीर आला रहे। कर्पूरी ठाकुर 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौंजिया, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है, पैदा हुए। मैट्रिक पास करने के बाद वो तहरीक आज़ादी में कूद पड़े और इसके बाद उन्होंने सोशलिज्म का रास्ता चुना और 1942 में गांधी की अदम ताउन की तहरीक में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। 1952 में पहली असेंबली में इलेक्शन जीतने के बाद वो कभी बिहार असेंबली इलेक्शन नहीं हारे। 1967 में जब वो पहली बार नायब वज़ीर आला बने तो उन्होंने रियासत में अंग्रेजी की शर्त को ख़त्म कर दिया। कर्पूरी ठाकुर के 1971 में पहले वज़ीर आला बनने के बाद किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने गैर मुनाफा बख्श ज़मीन पर माल गुजारी रोक दी। वज़ीर आला रहते हुए उन्होंने रियासत के तमाम महकमों में हिंदी में काम करना लाजमी करार दिया था।
वज़ीर-ए-आज़म ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजने पर खुशी का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि मुझे खुशी है कि हुकूमत हिंद ने समाजी इंसाफ की रोशन अलामत कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजने का फैसला किया है, और वो भी ऐसे वक्त में कि जब हम उनकी 100 साला सालगिरह मना रहे हैं। ये बावकार एजाज़ एक चैंपियन और पसमानदा अफराद को बराबरी का दर्जा देने और बाइख्तियार बनाने के हामी के तौर पर उनकी मुसलसल कोशिशों का सबूत है। दलितों की तरक्की के लिए उनकी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी और उनकी दूर अंदेश क़यादत ने हिंदुस्तान के समाजी व सियासी ताने बाने पर अनमिट नुक़ूश छोड़े हैं। ये अवार्ड न सिर्फ उनकी नुमाया खिदमात का एतराफ़ है, बल्कि हमें मज़ीद मुनसिफ़ाना और एतदाल पसंद मुआशरे की तश्कील के उनके मिशन को जारी रखने की तरग़ीब भी देता है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को बाद अज़ मर्ग भारत रत्न से नवाजे जाने के फैसले का खैर मक़दम किया है। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि साबिक वज़ीर आला और अजीम सोशलिस्ट लीडर आंजानी कर्पूरी ठाकुर जी को मुल्क का सबसे बड़ा एजाज़ भारत रत्न देना बहुत खुशी की बात है। ये मरकज़ी हुकूमत का अच्छा फैसला है। आंजानी कर्पूरी ठाकुर जी को उनके 100वें यौम पैदाइश पर दिया जाने वाला ये आला तरीन एजाज़ दलितों, महरूम और पसमानदा तबक़ात में मुस्बत जज्बात पैदा करेगा। हम हमेशा आंजानी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का मुतालबा करते रहे हैं। बरसों पुराना मुतालबा आज पूरा हो गया है, और इसके लिए इज्जत माआब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 78वें इजलास के सदर डेनिस फ्रांसिस हिंदुस्तान के 5 रोज़ा दौरे पर हैं। उनका दौरा हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा ताल्लुक़ात को मजबूत बनाने और हिंदुस्तान की तरजीहात और आलमी चैलेंजों पर तबादला ख्याल करने का एक मौका है। डेनिस फ्रांसिस आज नई दिल्ली में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। UNGA के सदर आज इंडियन ग्लोबल काउंसिल में कसीरुल जहती और अमन, खुशहाली, तरक्की और पायदारी पर एक लेक्चर भी देंगे। डेनिस फ्रांसिस मुंबई जाने का भी इरादा रखते हैं। वहां वो मुंबई दहशतगर्द हमलों की यादगार पर फूल चढ़ाएंगे और बादाज़ां वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की तकरीब में कसीरुल जहती पर अपने ख्यालात पेश करेंगे। डेनिस फ्रांसिस रियासती मेहमान के तौर पर महाराष्ट्र में यौम जमहूरिया की परेड में भी शरीक होंगे। दिल्ली के लाल किले में कल पराक्रम दिवस तकरीब का एहतमाम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस पराक्रम दिवस तकरीब में शिरकत की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ताउन को याद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर आज़ाद हिंद फौज की शानदार विरासत को भी ख़राज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने भारत पर्व का भी इफ्तिताह किया। आइए जानते हैं इसकी पूरी तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को दिल्ली के लाल किले में पराक्रम दिवस की तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अजीम शिराकत और आज़ाद हिंद फौज की शानदार विरासत को ख़राज अक़ीदत है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने नेताजी के साथ इंडियन नेशनल आर्मी में खिदमात अंजाम देने वाले लेफ्टिनेंट R माधवन को भी एजाज़ से नवाजा और इसके साथ ही PM ने भारत पर्व का इफ्तिताह भी किया। 31 जनवरी तक चलने वाली इन तकरीबात में यौम जमहूरिया की झलकियां और सकाफती पेशकश के साथ साथ मुल्क के भरपूर तनव्वु को पेश किया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने एक नुमाइश का दौरा भी किया। ये नुमाइश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी और उनके अजीम ताउन को जाहिर करती है। वज़ीर-ए-आज़म ने वहां रखे रिकॉर्ड्स, किताबें और आर्ट वर्क को भी देखा। इन सब में नेताजी की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की तस्वीर कशी की गई है। PM मोदी ने डिजिटल नुमाइश का भी दौरा किया। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ताउन को याद किया। PM ने कहा कि आज का हिंदुस्तान नेताजी के ख्वाबों को पूरा करने में मसरूफ है। PM मोदी ने कहा कि हमारा मकसद हिंदुस्तान को इक़्तिसादी तौर पर खुशहाल, सकाफती तौर पर मजबूत और स्ट्रेटेजिक तौर पर काबिल बनाना है। PM ने भारत पर्व के इनेकाद को अहम करार दिया। ये पर्व है वोकल फॉर लोकल को अपनाने का। ये पर्व है पर्यटन को बढ़ावा देने का। ये पर्व है विविधता के सम्मान का। ये पर्व है
एक भारत श्रेष्ठ भारत को नई ऊंचाई देने की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि नेताजी मुल्क को दरपेश चैलेंजों के बारे में सबको खबरदार करते थे। पीएम ने कहा कि बदकिस्मती से आजादी के बाद नेताजी के नजरियात पर शदीद हमला किया गया। आजादी के बाद अकरबा परवरी जैसी बुराइयां हिंदुस्तान की जमहूरियत पर हावी होने लगी। समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अवसरों से वंचित था। वो आर्थिक और सामाजिक उत्थान के संसाधनों से दूर था। राजनीतिक और आर्थिक फैसलों पर, नीति निर्माण पर गिने चुने परिवारों का ही कब्जा रहा। इस स्थिति का सबसे अधिक नुकसान अगर किसी को हुआ तो वो देश की युवा शक्ति और देश की नारी शक्ति को हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछले 10 सालों में पूरे मुल्क की कोशिशों और हौसला अफजाई से तकरीबन 25 करोड़ हिंदुस्तानी गुर्बत से बाहर आए हैं। पीएम ने कहा कि हिंदुस्तान आज ऐसे अहदाफ हासिल कर रहा है जिनके हासिल करने का पहले तसव्वुर भी नहीं किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म ने दिफाई शोबे में खुद इन्हिसारी का भी जिक्र किया। हम भारत की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हैं। सैकड़ों ऐसे हथियार और उपकरण हैं जिनका इंपोर्ट देश की सेनाओं ने पूरी तरह से बंद कर दिया है। आज पूरे देश में एक वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री का निर्माण किया जा रहा है। जो भारत कभी दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर था, वही भारत अब दुनिया के बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर्स के रूप में शामिल हो रहा है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली की तरफ से एक पेशकश भी देखी जिसमें नेताजी की जिंदगी को दिखाया गया था। काबिल जिक्र है कि पीएम मोदी ने साल 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के यौम पैदाइश को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने की पहल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस 2024 उत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने नेताजी पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने नेताजी का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और साहित्य अकादमी ने लाल किले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर मबनी नुमाइश में नेताजी पर मबनी किताबें भी रखी हैं, जिसमें नेताजी की लिखी हुई किताबें और नेताजी पर लिखी गई किताबें देखी जा सकती हैं। साहित्य अकादमी के इस स्टॉल पर और क्या खास बात है, हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी डॉक्टर के श्रीनिवास राव से खुसूसी बातचीत की। लाल किले के इस कार्यक्रम के अंदर साहित्य अकादमी भी अपनी भूमिका निभा रही है। किस तरह से हिस्सेदारी है साहित्य अकादमी की, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव सर। सर, क्या दिखाने का प्रयास किया है साहित्य अकादमी को ये काम सौंपा गया है कि नेताजी के ऊपर लिखी गई किताब और नेताजी द्वारा लिखी गई किताब और ये सब पुस्तकों की प्रदर्शन, इसमें लगभग 160 से अधिक पुस्तक विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रदर्शित किया गया है। और उसके साथ साथ इन किताबों के अंदर जो मूल मतलब एक इम्पॉर्टेंट जो सुभाष जी ने जो कहा है या सुभाष जी के बारे में जो कहा गया है, उस पैनल्स की हम लोग प्रदर्शन लगा रहे हैं। टोटल ये प्रदर्शन देखते, पैनल्स को पढ़ते हमें ये समझ में आता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस तरह उनका शिक्षा और दीक्षा और उसी तरह देशभक्ति और जिस तरह से वो अंग्रेज़ों से योद्धा करने की उनकी विचारधारा, अरविंद घोष, विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के साथ भी उनका बहुत ये लगाव था। इस तरह का उनका अलग अलग पहलुओं के, उनकी जन्म से लेकर उनकी अलग अलग पहलुओं के कब कहा क्या किया, उस तरह की घटनाओं का भी इस प्रदर्शन में हम दिखाए गए हैं। तो ये थे साहित्य अकादमी के सचिव जो बता रहे थे किस तरह से यहाँ साहित्य अकादमी ने दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से नेताजी पर लिखी हुई किताबें और नेताजी के द्वारा लिखी हुई किताबें यहाँ पर प्रदर्शित किए गई हैं। अगर आप भी इस प्रदर्शनी को देखने आ रहे हैं तो साहित्य अकादमी की ये स्टॉल देखना ना भूलें। कैमरामैन आशीष शर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में कौमी बच्चों के अवार्ड याफ्तागान से मुलाकात की। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पीर को विज्ञान भवन में मुनक़िद एक प्रोग्राम में अवार्ड जीतने वालों को
अवार्ड पेश किए। ये कौमी सतह के अवार्ड 5 से 18 साल की उम्र के बच्चों को बहादुरी, फ़न और सकाफ़त, माहौलियात, इख्तरात, साइंस और टेक्नोलॉजी, समाजी खिदमात और खेल जैसे ज़ुमरों में उनकी शानदार कारकर्दगी पर दिए जाते हैं। ये बच्चे 26 जनवरी 2024 को यौम जमहूरिया परेड में भी हिस्सा लेंगे। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में चिल्ड्रन अवार्ड से नवाजे गए बच्चों से मुलाकात की। इनाम याफ्ता बच्चों ने डीडी न्यूज़ से बातचीत में कहा कि वो वजीर आज़म से मिलकर बहुत खुश हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे मुल्क में जोरों शोर से जारी है। इस यात्रा के तहत मरकजी हुकूमत की स्कीमों से फ़ायदा उठाने वाले बड़ी तादाद में आगे आ रहे हैं और इस बार 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर विकसित भारत की तस्वीर नजर आएगी। अवाम की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए इस साल मुल्क भर से तकरीबन 13,000 खुसूसी मेहमानों को परेड देखने के लिए मदऊ किया गया है। इस इक़दाम का मकसद ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की शिरकत के विजन के मुताबिक कौमी त्यौहार में उनकी शिरकत का मौका फराहम करना है। इस खुसूसी मेहमानों में अवामी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले लोग और हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, PM उज्ज्वला योजना, PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना, PM कृषि सिंचाई योजना, PM फसल बीमा योजना, PM विश्वकर्मा योजना, PM मत्स्य संपदा योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम और राष्ट्रीय गोकुल मिशन का बेहतरीन इस्तेमाल करने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुपों के अफराद शामिल हैं। मुल्क की कई रियासतों में सर्दी का कहर जारी है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि शुमाली भारत में सर्दी से अभी राहत मिलने का कोई इम्कान नहीं है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में सर्द लहर बरकरार रहेगी और घनी धुंध की वजह से हवाई और रेल ट्रैफिक काफ़ी मुतासर हुआ है। और गैर मुल्की खबरों में तुर्की की पार्लियामेंट ने स्वीडन की नेटो की रुकनीत की मंजूरी दे दी है और इससे स्वीडन के लिए नेटो में शमूलियत का रास्ता तकरीबन साफ हो गया है। तुर्क पार्लियामेंट के 246 अरकान में से 237 ने स्वीडन की नेटो में शमूलियत के हक में वोट दिया, जबकि 55 अरकान पार्लियामेंट ने इसकी मुखालिफत की। स्वीडन के वजीर ख़ारजा ने तुर्की का शुक्रिया अदा किया है। 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद स्वीडन और फिनलैंड ने मगरबी फ़ौजी इत्तेहाद में शमूलियत के लिए दरख्वास्त दी है। इस पर तुर्की ने स्वीडन की तजवीज़ पर एतराज़ करते हुए इस पर कुछ दहशतगर्द ग्रुपों को तहफ़्फ़ुज़ देने का इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन गुज़िश्ता माह तुर्की की पार्लिमानी कमेटी ने स्वीडन की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने तुर्की के इस इक़दाम का खैर मक़दम किया और कहा कि वो ये भी तवक्को रखते हैं कि हंगरी जल्द अज जल्द इसकी मंजूरी दे देगा। और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डाल लेते हैं। रोज़नामा इनकलाब की जो सफ़े अव्वल की सुर्खी है वो है हमास की जवाबी कार्रवाई हुई है इसराइल पर, जिसमें इसराइल के बताया जा रहा है कि 24 फ़ौजी जो हैं वो हलाक हो गए हैं और कैदियों की रिहाई के बदले 2 माह की जंग बंदी की इसराइल की जो तजवीज़ है हमास ने उसको मुस्तरद कर दी है। आगे बढ़ते हैं और इसी के बैनुल अक़वामी सफ़े पर मज़ीद जो ख़बरें शाया हुई हैं वो भी आपको बता दें कि फ़िलिस्तीनियों को बहराए रूम में जज़ीरा बना कर देने की इसराइल की पेशकश है। यूरोपीय यूनियन के वज़राए ख़ारजा के इजलास में सहयूनी वज़ीर ख़ारजा की तजवीज़ पर शुरा ने शदीद बरहमी का इजहार किया है और 2 रियासती हल पर जोर दिया। फ़िलिस्तीन ने कहा है कि इसराइल जो वहाँ जाकर बस जाए, मतलब कि जो वो जज़ीरा बना रहा है वो इसराइल जो है वो ख़ुद वहाँ जाके बस जाए। आगे बढ़ते हैं। चीन से ख़बर है जहाँ चीन में ज़बरदस्त शिद्दत का ज़लज़ला देखा गया और उसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं। तूफ़ान ईशा से ब्रितानिया और आयरलैंड में भी तबाही मची हुई है और एक तस्वीर भी यहाँ पर लगाई हुई है जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से पानी जो है वो बुरी तरह से
शहरी इलाकों में भर गया है और इमारतें जो हैं उसमें डूबी हुई नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से यहाँ पर हमने खबर ली है, जहाँ हिंदुस्तान बन गया दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार और मार्केट कैप के लिहाज से हांगकांग को पीछे छोड़ा है। हिंदुस्तान की इक्विटी मार्केट में तेज़ी के वजह से ये इजाफा देखा गया है। आगे बढ़ते हैं, जहां हिंदुस्तान को सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत मिलनी चाहिए। एलन मस्क ने ये बात कही है। सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क हिंदुस्तान को मुस्तकिल रुकनियत ना मिलना यहाँ पर बेतुका बताया। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान गुज़िश्ता 16 सालों में 8 बार अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का आर्जी रुकन रहा है। इस वजह से कई वजूहात उन्होंने गिनाए हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत मिलने की उन्होंने हिमायत की है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं खेल की खबर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने साल 2023 की बेहतरीन वनडे टीम का ऐलान कर दिया है। आईसीसी ने इस टीम की कमान रोहित शर्मा को सौंप दी है और साथ ही ऑस्ट्रेलिया को आलमी चैंपियन बनाने वाले कप्तान पैट कमिंस को भी टीम में जगह नहीं मिली है। इस टीम में हिंदुस्तान के 6 खिलाड़ी हैं और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के 2-2 खिलाड़ी हैं, जबकि न्यूजीलैंड का 1 खिलाड़ी है। 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाले 8 खिलाड़ी इस टीम में शामिल हैं। टाइटल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया। प्लेइंग 11 में पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका जैसी बड़ी टीमों का कोई खिलाड़ी नहीं है। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।